Good morning, students. I hope you all are doing great. I am Monica Elawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का सेकेंड चैप्टर विच इज सेल्फ एंड पर्सनैलिटी. हमारी ट्रेट अप्रोचेस चल रही हैं. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट 5 फैक्टर थ्योरी और आज हम करेंगे आइजेंक्स थ्योरी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे. आइजेंक्स थ्योरी, ठीक है, या फिर इनकी थ्योरी को 3 डायमेंशन थ्योरी भी कहा जाता है. सो यू कैन राइट इट एज इन द ब्रैकेट आइजेंक्स 3 डायमेंशन थ्योरी. ओके, जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में पिछले दो क्लासेस से मैं बताती आ रही हूँ कि कैटल ने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स बनाए फ्रॉम द 4000 वर्ड्स ऑफ एलपोर्ट. एंड उसके बाद उन्होंने बिग 5 फैक्टर्स की नेक्स्ट थ्योरी आई थी मैक्रा वाली एंड पॉल वाली. उसके बाद अब 5 से रिड्यूस होकर 3 डायमेंशंस दी थी आइजेंक ने. ओके, सो पहले तो इन्होंने 2 डायमेंशन दी थी. उसके ऑलमोस्ट 25 to 30 ईयर्स के बाद उन्होंने एक तीसरी और डायमेंशन निकाली थी. तो टोटल उनकी तरफ से 3 डायमेंशंस आई थी पर्सनैलिटी को लेके. तो ये दी किसने थी? ये दी थी हैंस आइजेंक ने. ये एक जर्मन बॉर्न ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे. ओके, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आज जैसे किसी साइकोलॉजिस्ट का साइंटिस्ट का नाम आता है ना, आप थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री को भी जानने की पढ़ने की कोशिश करें. इससे क्या होगा, एक तो आपको चीज़ याद अच्छे से रहेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको नाम भी याद करने में आसानी होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स पता चलेंगे कि कैसे कोई चीज़ कहाँ से कैसे पहुंची है. ऑल दो बहुत सारी चीज़ों में मैं कवर अप कर देती हूँ, छोटे मोटे आपको हिस्टोरिकल चीज़ बता देती हूँ कि ये कहाँ से थे या इनका क्या बैकग्राउंड था साइंटिस्ट का या साइकोलॉजिस्ट का, है ना. उससे आपको ये याद करने में भी आसानी होगी कि ये थ्योरी किसने दी थी. जैसे आइजेंक जो थे, ये हैंस आइजेंक, ये जर्मनी में बॉर्न हुए थे लेकिन 1930 में ये इंग्लैंड चले गए क्योंकि वहाँ पे जर्मनी में उस टाइम पे नाजीज का बहुत ज़्यादा चल रहा था एंड ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे. तो इन्होंने इंग्लैंड शिफ्ट कर लिया और वहाँ ये यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से इन्होंने अपनी पढ़ाई की और फिर वहीं इन्होंने अपनी लाइफ कंटिन्यू की. तो वहाँ पे इन्होंने लाइक एज अ ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे इन्होंने ये अपनी थ्योरी दी. ठीक है, 3 डायमेंशन की. अब ये 3 डायमेंशन को उन्होंने क्या बोला कि 3 डायमेंशन तो उन्होंने बता दी, लेकिन उन्होंने बोला कि हर एक डायमेंशन में बहुत सारे ट्रेट्स शामिल हैं. ठीक है, और हर डायमेंशन में ऑपोजिट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज हैं. जैसे कि हमने कैटल के केस में या अपनी पिछली 2 थ्योरीज में भी किया ना, लो स्कोर है, हाई स्कोर है, एक पूरा एक्सट्रीम्स पॉसिबल हैं. तो वैसे ही इनकी जो इन्होंने 3 डायमेंशन दी उसमें हर डायमेंशन में जो है एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज हैं. ठीक है, और अ नंबर ऑफ ट्रेट्स हर डायमेंशन में हैं. और इन्होंने क्या बोला कि ये जो डायमेंशंस हैं दे आर बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल एंड जेनेटिकल फ्रेम. ठीक है, इनका जो बेसिस है वो बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स है. तो ये 2-3 पॉइंट्स हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन हम इनकी तीनों डायमेंशंस देखेंगे कि कौन कौन सी हैं. ओके, सो इन्होंने क्या बोला 3 डायमेंशंस के बारे में. Each dimension has opposite extreme possibilities. Each dimension has opposite extreme possibilities. ठीक है, 2 एक्सट्रीम एंड्स आपको देखने को मिलेंगे हर डायमेंशन के. और क्या बोला कि ईच डायमेंशन हैज अ नंबर ऑफ ट्रेट्स. हर डायमेंशन में बहुत सारे ट्रेट्स होंगे. ईच डायमेंशन
has a number of traits. ठीक है, then these dimensions are based on biology and genetics. These dimensions are based on biology and genetics. ओके, सो एक चीज़ मुझे थोड़ी सी याद आ रही है, आई एम नॉट श्योर, शायद पिछली या उससे पिछली क्लास में आई थिंक मैंने ऐसा कुछ बोला कि 16 फैक्टर्स से 5 फैक्टर्स एंड देन 3 फैक्टर्स की थ्योरी आप पढ़ेंगे। तो उसको अगर मैंने ऐसा बोला है, ऐसा मुझे थोड़ा सा हल्का सा याद आ रहा है, तो अगर ऐसा बोला है तो आप उस चीज़ को करेक्ट कर लीजिए। 3 फैक्टर्स नहीं, ये 3 डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो अब उसका बेस बता दिया, बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो अब ये इन्होंने, अब हम करते हैं इनकी डायमेंशंस, ठीक है। तो पहली जो डायमेंशन है, आई थिंक यहाँ पे आ जाएगी, पहली डायमेंशन है न्यूरोटिसिज्म। So first dimension is neuroticism, ठीक है, वर्सेस दो एक्सट्रीम बोला ना, एक साइड है न्यूरोटिसिज्म तो दूसरी साइड क्या होगा, इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है। ये चीज तो हमने पिछले वाले में भी पढ़ी थी ना, न्यूरोटिसिज्म के बारे में। इमोशनल स्टेबिलिटी, न्यूरोटिसिज्म का मतलब होता है कि कितना अनस्टेबल है इमोशनली, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अब अगेन हम वही करेंगे जैसे अपने 5 फैक्टर्स में क्या था कि पहले वन लाइनर एक कुछ लिख देंगे, हम उसके बारे में बता देंगे थोड़ा सा कि क्या है, एंड देन हम उसके बाद में पॉइंटर्स लिख लेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे हम कि ये जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन में क्या बताया इन्होंने, द डिग्री टू विच पीपल हैव कंट्रोल ओवर देयर फीलिंग्स, ठीक है। एक्चुअली ये डेफिनेशन जो है, ये फर्स्ट डायमेंशन इधर आना चाहिए, ऐसे करके फर्स्ट डायमेंशन करके, ये क्या बताता है, द डिग्री टू विच पीपल हैव कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस, कि इमोशंस पे लोगों का कितना कंट्रोल है, उस चीज को इनकी जो फर्स्ट डायमेंशन है वो बताती है, ठीक है। तो उसके आधार पे दो एक्सट्रीम्स कौन से हैं, न्यूरोटिसिज्म एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। तो न्यूरोटिसिज्म में हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि दे आर वेरी हाईली इमोशनली अनस्टेबल। तो क्या होगा, न्यूरोटिसिज्म क्या हुआ, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल टू बिकम एंग्शियस एंड इमोशनली अनस्टेबल, ठीक है। किसी भी इंसान की ये ऐसी टेंडेंसी है कि जहाँ वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस यानी कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस ये सब आता है एंड इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। सो वी कैन राइट टेंडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल टू बिकम एंग्शियस एंड इमोशनली अनस्टेबल। ओके, एंड जबकि यहाँ पे क्या होगा, अपने इमोशंस को स्टेबल करना, उनको कंट्रोल करना, ठीक है, रिलैक्स रहना। टेंडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल टू बिकम more relaxed and emotionally stable. Tendency of an individual to become relaxed and emotionally
स्टेबल। ओके, देन नेक्स्ट आता है, मैंने बताया था ना कि इसमें जो है नंबर ऑफ ट्रेड्स रहेंगी इन डायमेंशंस में। तो ट्रेड्स कौन कौन सी हैं? अब इसमें ट्रेड्स कौन कौन सी आएंगी? आपको देखिए ऐसा पर्सन बड़ा ही मूडी होगा, एंशियस होगा, रेस्टलेस होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, बहुत टची टाइप का होगा, है ना। सो वी कैन राइट दैट ट्रेड्स। एंशियस होगा, मूडी होगा, जैसे हमने पिछली पहले पढ़ा भी था, ड्रामेटिक मूड्स देखने को मिलेंगे। मूडी होगा, टची होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है, रेस्टलेस। वही यहाँ पे कौन सी ट्रेड्स देखने को मिलेंगे आपको? जो भी इमोशनल स्टेबिलिटी को इंडिकेट करेंगी, जैसे कि काम होगा, रिलायबल होगा, है ना, इवन टेम्पर्ड होगा, काम, रिलायबल एंड इवन टेम्पर्ड, ठीक है, यानी टेम्पर पे उसका कंट्रोल होगा। शॉर्ट टेम्पर की जगह लॉन्ग टेम्पर्ड मत लिख देना, ठीक है, इट विल बी इवन टेम्पर्ड की ठीक ठाक बैलेंस्ड, है ना। एंड यहाँ पे क्या होगा, ये अपना कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल जो है बहुत इजीली लूज कर देते हैं। सो दे लूज सेल्फ कंट्रोल इजीली या क्विकली, ठीक है, बहुत जल्दी जो है सेल्फ कंट्रोल लूज कर देते हैं। लेकिन इनका क्या होता है, इनका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल अच्छा होता है, दे हैव गुड सेल्फ कंट्रोल, गुड सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। सो ये हो गई आपकी एक डायमेंशन। अब दो डायमेंशन और बची है, वो हम करते हैं। आप इसका पहले एक क्विक स्क्रीनशॉट ले लो, देन वी विल डू अवर नेक्स्ट टू डायमेंशंस। ओके, यहाँ पे बेस्ड ऑन नहीं लिखा है, आई थिंक ये छोटी मोटी अगर एरर्स हैं तो ये आप ठीक खुद से भी कर लेंगे। These dimensions are based on biology and genetics. Okay, let me remove this now. Okay, so हमारी first dimension हो चुकी है, we will do now second dimension. So second dimension क्या है? Second dimension is based on अपनी एक्स्ट्रावर्जन वाली डायमेंशन है यहाँ पे, तो किस चीज पे बेस्ड है कि कोई पर्सन कितना आउटगोइंग है, ठीक है। सेकेंड डायमेंशन इज बेस्ड ऑन द डिग्री to which a person is socially outgoing or socially withdrawn, ठीक है, socially outgoing or socially withdrawn। ओके, तो अब इसमें समझ आ गया होगा कि हमारे दो एक्सट्रीम्स क्या होंगे, एक्स्ट्रावर्जन एंड इंट्रावर्जन, ठीक है। सो दो एक्सट्रीम ये हो गए हमारे एक्स्ट्रावर्जन एंड इंट्रावर्जन। अब ये क्या है, ये तो बहुत ही इजी है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। एक्स्ट्रावर्जन क्या होगा
किसी भी इंसान की टेंडेंसी की वो कितना आउटगोइंग, कितना सोशल, कितना टॉकेटिव है। ठीक है। सो टेंडेंसी टू विच एन इंडिविजुअल एंजॉयज बीइंग सोशल एंड आउटगोइंग, कितना पसंद करता है वो। ठीक है। टेंडेंसी टू विच एन इंडिविजुअल enjoys being social and outgoing, being social and outgoing। वहीं इसके विपरीत जो इंट्रोवर्जन होगा वो कैसा होगा कि वो प्रेफर करेगा अपने आप में रिजर्व रहना। ठीक है। टेंडेंसी टू विच एन इंडिविजुअल प्रेफर्स टू बी रिजर्व्ड। ठीक है। अब अगर हम ट्रेड्स की बात करें तो यहाँ पे कौन सी ट्रेड्स आएंगी? ऐसे पर्सन सोशल होंगे, एक्टिव होंगे, टॉकेटिव होंगे, है ना, थ्रिल सीकिंग होंगे, और थोड़े इम्पल्सिव भी होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रेड्स में एक्टिव, ग्रीगेरियस, इम्पल्सिव एंड थ्रिल सीकिंग। वही यहाँ पे कौन सी ट्रेड्स आएंगी? ये पैसिव किस्म के होंगे, क्वाइट होंगे, कॉशियस होंगे, शाई होंगे, रिजर्व होंगे, है ना। सो वी कैन राइट सम ट्रेड्स पैसिव, मतलब कि कोई बोलेगा तो जवाब दे देंगे बट अपने आप से इनिशिएट नहीं करेंगे कुछ खास। ठीक है। क्वाइट होंगे, कॉशियस होंगे, चीजों को लेके इतना थ्रिल सीकिंग टाइप्स नहीं होंगे, है ना। रिजर्व्ड एंड शाई होंगे, शाई एटसेट्रा आप लगा लेना इन सब के आगे। ठीक। तो ये हो गया हमारा सेकंड डायमेंशन। अब थर्ड डायमेंशन क्या है? अब ये जो सेकंड एंड फर्स्ट डायमेंशन थी ना, ये इन्होंने दी थी इन 1940s में। ठीक। फर्स्ट एंड सेकंड डायमेंशन। तो कभी भी आप जैसे जनरली देखेंगे, इवन आपकी बुक में भी पहले ये दो डायमेंशंस दी हुई हैं, उसके बाद तीसरी डायमेंशन की बात की है। टोटल इन्होंने लेकिन 3 डायमेंशन दी थी। 1940s में ये दो डायमेंशन आ गई थी, एंड देन 1970s में जाके इन्होंने जब बहुत सारे अपने मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजरने वाले लोगों को इन्होंने स्टडी किया, तो उसके बाद इन्होंने 1970s में ये थर्ड डायमेंशन दी थी। ठीक है। और ये थर्ड डायमेंशन किस पे बेस है? ये इस पे बेस है कि किसी भी इंसान का रियलिटी के साथ कितना कांटेक्ट है। ठीक है। so it is the you can write also कि it is the degree to which a person is in contact with reality। ठीक है। थर्ड डिग्री अब हम बात करेंगे, थर्ड डायमेंशन, सॉरी। सो थर्ड डायमेंशन is based on the degree a person is in contact with reality। अभी समझ आएगा आपको, शायद लग रहा होगा कि क्या लिख दिया ये भी, अभी समझते हैं इसको। तो इसके आधार पे दो एक्सट्रीम्स कौन से आए? साइकोटिसिज्म एंड सोशिएबिलिटी। साइकोटिसिज्म, सोशिएबिलिटी। वैसे सोशिएबिलिटी के अलग अलग मीनिंग्स भी निकलते हैं यहाँ पे, जो कि एकदम से साइकोटिसिज्म का ऑपोजिट सुनने में थोड़ा सा उतना आपको डायरेक्ट नहीं लगेगा, लेकिन
थोड़ा बहुत जब आप इसको समझेंगे तो ये समझ आएगा कि किस लिए लिखा है। ठीक, तो 1970s में इन्होंने ये थ्योरी दी, जब इन्होंने बहुत सारे अपने स्टडी में आपने मेंटल इलनेस से गुजरने वाले लोगों को इन्होंने स्टडी करते रहे काफ़ी टाइम तक। फिर उन्होंने ये चीज़ निकाली कि एक और डायमेंशन बनती है भाई, जिसको हम साइकोटिसिज्म कह सकते हैं, और इसका जो एक्सट्रीम ऑपोजिट होगा वो होगा सोशिएबिलिटी। ठीक है, अब रियलिटी का क्या मतलब है? रियलिटी का मतलब है कि आपको कितनी असलियत पता है कि जो हो रहा है, या आपके अंदर जो चल रहा है, या बाहर जो चल रहा है, या आप किसी, अगर आप किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, तो जैसे अगर आपको हेडेक है तो आपको पता है ना कि आपको हेडेक है। अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि आपको फीवर है। कफ कर रहे हो, खांस रहे हो, तो आपको पता है आपको खांसी है। तो ये आपकी रियलिटी हो गई, है ना, आपकी हेल्थ से रिलेटेड। अब ऐसे ही मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, अगर किसी को स्ट्रेस हो रहा है, किसी को एंग्जाइटी हो रही है, डर लग रहा है कुछ, है ना, तो उस बंदे को पता है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, या मैं सैड हूँ, है ना, मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। तो इस टाइप की चीज़ों से वो इंसान अवेयर होता है अपनी रियलिटी से। लेकिन कुछ ऐसी मेंटल इलनेस होती हैं जहाँ पे रियलिटी के साथ कॉन्टैक्ट इंसान का टूट जाता है ना। जैसे आपने सुना होगा किसी को हेल्यूसिनेशंस होने लग जाते हैं, किसी को डिल्यूजन्स होने लग जाते हैं, यानी कि जैसे कोई चीज़ है नहीं लेकिन फिर भी वो दिखने लग जाती है, या कहीं कई बार डबल डबल कुछ दिखने लग जाता है, या उनको कुछ अजीब सा साउंड नहीं भी है तब भी उनको कुछ सुनाई देने लग जाता है। तो अब उनके लिए रियलिटी वही है। ठीक, उनको नहीं पता कि वो किसी इशू से गुजर रहे हैं। ओके, जैसे कि कोई अगर स्ट्रेस्ड है तो उसको पता है कि उसको स्ट्रेस है, लेकिन किसी को हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं तो उसको नहीं पता कि उसको हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं। उसको लगता है कि जो कुछ दिख रहा है उसे, दैट इज द रियलिटी फॉर दैट पर्सन। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल रियलिटी है वो कुछ और है। तो ये ही बताता है आपका साइकोटिसिज्म। साइकोटिसिज्म एक ऐसी कंडीशन, ऐसी मेंटल कंडीशन हो जाती है जहाँ पे इंसान को इस टाइप की मेंटल इलनेस होती है जहाँ उसका रियलिटी के साथ, जो एक्चुअल रियलिटी है उसके साथ कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और तो हम इसमें लिख सकते हैं साइकोटिसिज्म में टेंडेंसी टू विच एन इंडिविजुअल फेस डिफिकल्टी इन डीलिंग विद रियलिटी। ठीक है, लेकिन पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती उनको। डिफिकल्टी तो आ रही है तभी वो उस चीज को सच मान के बैठ जाते हैं, है ना। सो टेंडेंसी to which an individual face difficulty in dealing with reality। ठीक है, एंड बिकम एंटी सोशल। अब एंटी सोशल बनने की बहुत संभावनाएं रहती हैं ऐसे इंसान को जिनको इस टाइप के इश्यूज अगर होने लग जाते हैं। क्योंकि अब आप ये बताओ, अगर किसी को इस टाइप का इशू है, उसके लिए वो रियलिटी एग्जिस्ट करती है। अब आप उसको समझाओगे कि नहीं, जो आपको दिख रहा है वैसा नहीं है, जो आपको सुन रहा है वैसा नहीं है, मतलब आप उस इंसान को अपने तरीके से गाइड करने की कोशिश करोगे, तो उसको कैसा लगेगा? उसको ये लगेगा ना कि जो मुझे लग रहा है वो तो ठीक है, बट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेक सम एडवांटेज ऑफ मी, या मुझे कुछ अलग ही कुछ बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे में उसको हार्म करने के वो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस पर्सन की तरफ से। ओके, तो एंटी सोशल बिहेवियर्स जो है इंक्रीज होने के चांसेस साइकोटिसिज्म में बहुत होते हैं। ठीक है, पर्सन जो है with reality and become antisocial। उनको हाँ, वो सामने वाले को हार्म भी कर सकते हैं, या उनसे वो मतलब कि चिढ़ भी सकते हैं कि व्हाई दिस पर्सन इज ट्राइंग टू चेंज माय परसेप्शन, है ना। तो धीरे धीरे जो है वो एंटी सोशल होते जाते हैं। हालांकि सोशियबिलिटी में क्या होता है, टेंडेंसी टू विच एन अंडरस्टैंड पर्सन अंडरस्टैंड द रियलिटी। उनको कितनी अंडरस्टैंडिंग है अपनी, अपने आसपास की, क्या उन किस दौर से वो गुजर रहे हैं उस चीज़ की। ठीक है, और इसके चलते फिर वो क्या हो जाते हैं, वो ज़्यादा एम्पैथेटिक हो जाते हैं। ये तो हो जाते हैं एंटी सोशल, और वो जब समझते हैं किसी चीज़ को अपनी
तो दूसरों की भी समझेंगे, तो वो बन जाते हैं एम्पैथेटिक पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा टेंडेंसी टू विच एन इंडिविजुअल understands reality surroundings and become empathetic। ठीक है, अब इसमें ट्रेड्स की अगर बात करें तो ट्रेड्स कौन सी आएंगे इसमें? हॉस्टाइल हो जाएगा, ईगोसेंट्रिक हो जाएगा, मतलब बहुत जिद्दी टाइप हो जाएगा इंसान की, सब तो बकवास कर रहे हैं, मैं जो देख रहा हूँ वो सही है ना। नॉन एम्पैथेटिक हो जाएगा, एंटी सोशल हो जाएगा, एंड फिर अपनी बात को सच करने के लिए ना वो मैनिपुलेटिव भी बहुत हो जाते हैं। ठीक है, अपनी चीज़ों को सही करने के सही जताने के चक्कर में मैनिपुलेशंस करने लग जाते हैं, तो मैनिपुलेटिव भी हो जाते हैं ऐसे लोग। तो इसके ट्रेट में आएगा हॉस्टाइल, ईगोसेंट्रिक, एंटी सोशल, नॉन एम्पैथेटिक, एंड मैनिपुलेटिव। ठीक है, अगर ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा अभी तो मैं स्क्रीन एडजस्ट कर दूंगी, ये लास्ट ही लाइन है। ठीक है, मैनिपुलेटिव। और सोशियबिलिटी वालों के ट्रेड्स क्या होंगे? ये एम्पैथेटिक होंगे, हेल्पफुल होंगे, काइंड होंगे, है ना, कोऑपरेटिव होंगे। सो यू कैन राइट एम्पैथेटिक, काइंड, हेल्पफुल, एंड कोऑपरेटिव। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड डायमेंशन भी। अब एक इसमें मैं डिफरेंस एक चीज बता देती हूँ आपको छोटी सी। हमने साइकोटिसिज्म पढ़ा, हमने न्यूरोटिसिज्म भी पढ़ा। ठीक है, ये दोनों एक अलग टर्म्स हैं। न्यूरोटिसिज्म में हमने बात की थी स्ट्रेस की, एंजाइटी की, है ना। ये होती हैं आपकी माइल्ड मेंटल इलनेसेस। ठीक, कि ये आपको डे टू डे लाइफ के शेड्यूल से भी हो सकती हैं, अपने लाइफ स्टाइल की वजह से भी ये आ सकती हैं। लेकिन इस केस में इंसान जब उसको न्यूरोसिस के गो थ्रू हो रहा होता है इंसान, तो उसको पता होता है रियलिटी की, वो कांटेक्ट में होता है कि ओके आई एम गोइंग थ्रू स्ट्रेस और एंजाइटी। लेकिन साइकोटिसिज्म ये एक ऐसी मेंटल स्टेट होती है जहाँ पे इंसान को सीवियर लेवल की मेंटल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, जैसे हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स वगैरह हैं। उस केस में रियलिटी से कांटेक्ट इंसान का टूट जाता है। ओके, जो अपने न्यूरोटिसिज्म की वजह से होती है जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सबको हम काउंसलिंग एंड थेरापी के जरिए हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन साइकोटिसिज्म के केस में मेडिकेशंस वगैरह की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, सो इसके साथ आइजेंक की जो आपकी 3 डायमेंशंस वाली थ्योरी थी वो कंप्लीट होती है। ओके, इसकी 3 डायमेंशंस में हमने कौन कौन सी डायमेंशंस पढ़ी हैं? न्यूरोटिसिज्म versus emotional stability, then extroversion versus introversion, and psychoticism versus sociability। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया है। मैं स्क्रीन एडजस्ट कर दूंगी अगर ये नहीं दिखाई दे रहा होगा तो, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड if you have understood the class, please like the video, comment your views, share it with your friends, and subscribe to the channel if you are new to the channel. I see you in next class. Till then, take care. Bye bye.
वैसे थोड़ा विजिबल ही था, बट स्टिल लेट मी एडजस्ट इट. Okay, now I think it is completely visible. Last word is manipulative, so you can note it down or you can take the screenshot.